welcome you to video sessions of psychology classes. Today I'm going to discuss about, but before I start teaching, I request to all of you, please do like, share and subscribe our channel. Also press the bell icon so that you can get upcoming notifications regarding this e-learning YouTube channel, which would make you aware about upcoming videos. Dear students, Okay. So as I have already told you कि industrial psychology is the last chapter or section of the syllabus. और इस टॉपिक में हम क्या कवर करेंगे? नेचर एंड स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, साइंटिफिक मैनेजमेंट, ह्यूमन रिलेशन अप्रोचेस एंड हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट. ठीक है. implications of industrial psychology on modern industries, क्योंकि इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ रहे हैं ना. और स्टार्टिंग में जब हमने स्कोप पढ़ा था तो हमने ये भी देखा था कि ये कहाँ-कहाँ एप्लीकेबल है ना. एक सेकंड. हेलो. हाँ जी मैम. हाँ जी. ठीक है. सो इंट्रोडक्शन टू इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी ये पहला टॉपिक है. ठीक है. इसमें क्या क्या पढ़ेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है. तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, द टर्म इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स. सीधे सीधे समझ में आ रहा है. पहला क्या है? इंडस्ट्रियल और दूसरा क्या है? साइकोलॉजी. हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? औद्योगिक मनोविज्ञान. ठीक है. इंडस्ट्रियल, इट इज दैट पार्ट ऑफ सोशल लाइफ whose function is to provide civilized man with the material goals that is condition of life demand. ठीक है. ये आपकी जो सोशल लाइफ है, सामाजिक जीवन, उसका वो हिस्सा है जिसका काम क्या होता है? सिविलाइज्ड मैन को कुछ मटेरियल गोल्स प्रोवाइड कराना, उसकी कंडीशन जो भी उसकी लाइफ डिमांडिंग कंडीशन उसको देखते हुए. अब मनोविज्ञान क्या है? इतने टाइम से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि ये आपके व्यवहार का अध्ययन करता है. ठीक है. तो साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर इन रिलेशन टू एनवायरनमेंट. ठीक है. The word psychology comes from the Latin word psychologia. ठीक है. ये कहाँ से निकल कर आया? लैटिन शब्द साइकोलॉजिया. ठीक है. यानी कि साइको और लॉगस. साइको का क्या मतलब है? माइंड. और लॉगस का क्या मतलब है? स्टडी. ठीक है. अब इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का एक्चुअल मतलब क्या है? तो इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी आल्सो नोन एज आईओ साइकोलॉजी. ठीक है. इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी को हम एक साथ क्या बोलते हैं? आईओ साइकोलॉजी. एंड इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन द वर्कप्लेस एंड अप्लाइज psychological theories and principles to organization and individuals in their workplace. मतलब क्या है? ये जो आपका औद्योगिक मनोविज्ञान है या संस्थान मनोविज्ञान है, इसको हम आईओ साइकोलॉजी कहते हैं. ये क्या है? वैज्ञानिक अध्ययन है आपके मानवीय व्यवहार का. कहाँ पर? वर्क प्लेस पर. वहीं पर हमें पता करना है ना. और ये अप्लाई कहाँ पर होता है? जो भी आपके जितने भी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं उन पर ये अप्लाई होता है. जो भी आपके प्रिंसिपल्स उस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर उस पर अप्लाई होता है और उस हर इंसान पर जो उस वर्क प्लेस से जुड़ा हुआ है. ठीक है. अच्छा, इस इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी को यहाँ पढ़ने का पर्पस ये है कि आपका जो स्कूल होगा जहाँ पर आप काम करने वाले हैं, दैट विल बी योर वर्क प्लेस. वो आपका वर्क प्लेस होगा. और एक तरीके से देखा जाए तो वो भी आपकी इंडस्ट्री ही होगी जहाँ पर आप काम करने वाले हैं. एक ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है. दूसरे शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं कि इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ पीपल एट वर्क. ठीक है. आपके जो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी है ये क्रमबद्ध अध्ययन है उन लोगों के व्यवहार का जो जहां पर काम करते हैं.
It studies how the social, industrial, economic, political and other factors affect the behavior of the people at work. ये अध्ययन जो है ये क्या दिखाता है कि आप किस तरीके से सामाजिक, औद्योगिक, आर्थिक, राजनीतिक और जो भी आपके अदर कारण है, अन्य कारण है जो अफेक्ट करते हैं आपके व्यवहार को, उन सारी चीजों के बारे में ये बात करता है. ठीक है. अब कुछ फंक्शंस हैं और गोल्स है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के. जैसे इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी कहाँ पर ये काम कर रही है? साइकोलॉजी इन दी वर्क प्लेस. अब काम शुरू कैसे होगा? पहले आप पॉलिसी को प्लान करोगे, फिर आप एम्प्लॉय को टेस्ट करोगे, सिलेक्शन वगैरह करोगे, ट्रेनिंग दोगे उनको और उनकी जो भी डिजाइनिंग डेवलपमेंट है उसके लिए आप काम करोगे, इम्प्रूव करोगे आपका जो भी मैनेजमेंट है उसको, सिंथेसाइज करोगे जो भी आपका काम करने का तरीका है उसको, इम्प्रूव करोगे वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी को, ओवरसीइंग एनालिसिस. ठीक है. कुछ फंक्शंस हैं वो क्या होंगे? जैसा अभी आपने पीछे देखा था सेम चीज. ठीक है. पॉलिसी प्लानिंग, एम्प्लॉय टेस्टिंग एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जस्ट एज जो भी पीछे की स्लाइड में देखा हम लोगों ने. ठीक है. कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ विशेषताएं हैं. हर चीज की विशेषताएं होती है. तो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी की विशेषताएं क्या है? इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी की विशेषताएं क्या है? सिस्टमैटिक स्टडी होगी, एक क्रमबद्ध अध्ययन होगा, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कंसर्न विद कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन. रिसर्च होगी, आप कोई काम ऐसे शुरू नहीं कर दोगे. ठीक है. इंफॉर्मेशन गैदर्ड फ्रॉम दी वर्क शुड बी इम्प्लीमेंटेड. ठीक है. फंक्शनल अप्लाइड होंगे, कुछ फंक्शंस आपके अप्लाई होंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन इंजीनियरिंग, वेरियस मेथड्स ऑफ परफॉर्मिंग. ठीक है. की पिलर्स ऑफ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी. इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी. ठीक है. अब इसमें क्या होगा? इंडिविजुअल डिफरेंसेस होंगे, कॉजेशन होंगे ऑफ ह्यूमन बिहेवियर के, एक पूरे पर्सन के लिए काम किया जाएगा और इंसान की जो मर्यादा है ह्यूमन डिग्निटी से उसको बनाए रखोगे आप. ये हर जगह की एक अपनी डिग्निटी होती है और अपना डेकोरम होता है. ठीक है. अब इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के की पिलर्स क्या है जो हमने जस्ट पीछे देखा था उसको हम क्या करेंगे? डिटेल में पढ़ेंगे. तो बेसिक कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक ऑफ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी. हेलो. अभिषेक जी हमने आपको एक मैसेज किया है और टेलीग्राम पे, उसको देख लीजिए थोड़ा. तो की पिलर्स क्या होंगे इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के? बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड टेक्निक ऑफ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी आर बेस्ड ऑन फॉलोइंग की प्रिंसिपल्स. जो जस्ट अभी हमने पीछे देखा ना, इसके जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स और टेक्निक होंगी वो यहाँ पर फॉलो होंगी. अब सबसे पहला क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस. ठीक है. So a basic assumption on which psychology is based that every person is different from others in intelligence, aptitude, attitude, personality and skills. Basic assumption क्या बोलता है कि हर इंसान में कुछ अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं. ठीक है. जैसे इंटेलिजेंस, कोई कम इंटेलिजेंट है, कोई ज्यादा, किसी का एप्टीट्यूड अच्छा है, किसी का एटीट्यूड अच्छा है, किसी की पर्सनैलिटी और किसी की स्किल. कॉजेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जो कारण वगैरह है वो क्या होंगे? So IP यानी कि इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी assumes that human behavior is caused. आपका जो मानवीय व्यवहार है वो क्या है? एक कारण है. Therefore it is necessary to understand the causes of the behavior. इसीलिए ये समझना जरूरी है, आवश्यक है कि उस बिहेवियर में यदि कोई चेंज हो रहा है तो उसके कारण क्या होंगे. ठीक है. होल पर्सन, आप एक पूरे पर्सन के बारे में बात कर रहे हो. So a person is a complete system in himself. It is not possible to separate mind and skill of the person. आप ये नहीं कर सकते कि हाँ तुम्हारा ब्रेन अच्छा है तो तुम अपने ब्रेन को, यदि किसी की मान लिया पर्सनैलिटी अच्छी तो आप उसको ये नहीं बोल सकते कि आप अपने ब्रेन को घर छोड़ दो, यहाँ पर आप सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी शो करो. आप एक इंसान को उस होल में देखोगे. ह्यूमन डिग्निटी क्या है? अ पर्सन हैज अ माइंड टू थिंक एंड अ हार्ट टू फील. आप किसी इंसान को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते. उसके पास इमोशंस है, सेंटिमेंट्स है, एस्पिरेशंस है, which
have to be respected by the organization, जिसका organization को respect करना जरूरी है. ठीक है. Aims क्या होंगे industrial psychology के? So the main aim of industrial psychology are as follows: to investigate in an unbiased manner the way in which psychological problems are handled at present. इन्वेस्टिगेट आप यदि करोगे तो आप पाओगे कि इसका जो मैनर होना चाहिए उसमें कोई ब्याज नहीं होना चाहिए, कोई पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए. ठीक है. To develop new methods and to modify the methods which have been tried out and evaluated. ठीक है. अब नए नए मेथड्स को डेवलप करोगे और मॉडिफाई करोगे कि किस तरीके से उसको आप और अच्छे से वैल्यूएट कर सको. To formulate certain principles which will help in the solution of human relation problems. ठीक है. आप क्या करोगे? फॉर्मुलेट करोगे जो भी सर्टेन प्रिंसिपल्स है और उसको अप्लाई करोगे कि आप क्या करो उसको सॉल्व कर सको. अब इसका स्कोप क्या क्या है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का? तो पहला क्या है? पर्सनल साइकोलॉजी, फिर ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी एंड देन ह्यूमन इंजीनियरिंग. ह्यूमन इंजीनियरिंग मतलब हमारा शरीर एक मशीन है एक तरीके से. ठीक है. पर्सनल साइकोलॉजी एक कंसर्न विद एनालाइजिंग जॉब्स, या आपको जॉब पसंद करने में हेल्प करेगा, लाइक रिक्रूटिंग एप्लीकेंट्स, सिलेक्टिंग एम्प्लॉयज, ट्रेनिंग एम्प्लॉयज, इवैल्यूएट एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, डिटरमिनिंग सैलरी. ठीक है. ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में क्या होगा? ये आपके जो भी ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज होंगे उससे हेल्प करेगा कि उससे संबंधित है, जैसे एम्प्लॉय को मोटिवेट करना, जॉब सेटिस्फाई, ग्रुप प्रोसेस, लीडरशिप, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल. ठीक है. ओके. इसके बाद ह्यूमन इंजीनियरिंग में क्या होगा? ये इंसान चूंकि एक मशीन है तो ये क्या करेगा? वो किस तरीके से अपनी चीजों को एडजस्ट करे उससे हेल्प करेगा. तो पहला लेआउट ऑफ वर्क प्लेस, मैन मशीन एडजस्टमेंट, फैटिग एंड बोर्डम. ठीक है. इंडस्ट्रियल सेफ्टी, स्ट्रेस मैनेजमेंट. होता है ना कुछ ऑफिस पार्टीज भी होती है. ठीक है. तो इन सारी चीजों में आपको हेल्प करेगा. एप्लीकेशन क्या होगी? आप अप्लाई कैसे करोगे इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी को? तो साइकोलॉजी इज एन एक्सट्रीम ब्रॉड फील्ड, तो बहुत विस्तृत क्षेत्र है, encompassing many different approaches to the study of mental process and behavior. The main application are as follows. इसकी जो main application होगी वो क्या होगी? Scientific selection of worker. आप एक विधि अपनाओगे कि आपको किस तरीके से अपने वर्कर को चुनना है. ठीक है. जैसे मान लिया आपको एक टीचर चाहिए. ठीक है. तो आपको ऐसा, जब आप इंटरव्यू वगैरह लोगे तो आप ऐसे इंसान को लोगे ना जो बोल सके. पता चला आपने एक ऐसे इंसान को ले लिया जो पब्लिक स्पीकिंग कर ही नहीं पा रहा है, तो भले उसके मार्क्स कितने भी अच्छे हो, उसकी पर्सनैलिटी कितनी भी अच्छी हो, वो देखने में कितना भी अट्रैक्टिव क्यों ना हो, वो एक अच्छा वर्कर साबित नहीं हो पाएगा. प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क, आप उसके काम को बांटोगे. मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स. जो भी आप ह्यूमन एफर्ट्स है आप उसको, जो यदि कहीं वेस्ट हो रहे होंगे तो आप उसको इग्नोर करोगे, या आप कोशिश करोगे कि उसको कम किया जा सके. ठीक है. जैसे आपने इंग्लिश टीचर चुना और वो मैथ भी अच्छे पढ़ा रहा है पर आपके पास ऑलरेडी मैथ टीचर है, तो आप ये कोशिश करोगे कि वो अपने मैथ के टैलेंट को मिनिमाइज करे, क्योंकि वहां पर वो उसका वेस्टेज होगा. वो जिस चीज के लिए रखा गया है वो उसी काम को अच्छे से करे. प्रमोटिंग लेबर वेलफेयर, उसका जो भी लेबर वेलफेयर है वो उसको क्या करे? प्रमोट करे. एनहांसमेंट ऑफ ह्यूमन रिलेशन, जो आपके मानवीय संबंध है उनको एनहांस करे और डेवलप करे. ठीक है. अब साइंटिफिक रिलेशन ऑफ वर्कर क्या होगा? आईपी ऑफर, आईपी मतलब इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी. ठीक है. तो ये ऑफर करता है अ होल अरेंजमेंट ऑफ टेस्ट, जैसे सिस्टमैटिक डेप्थ इंटरव्यूज एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, स्किल्स, एबिलिटीज एंड इंटरेस्ट, द पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है. ये क्या करेगा? ये ऑफर करेगा जो भी आप टेस्ट कंडक्ट करोगे उनकी पूरी व्यवस्था करे, उसको गहराई से डेप्थ में उसका इंटरव्यू ले, जो भी आपके बुद्धि परीक्षण वगैरह है उनको कंडक्ट कराए, एप्टीट्यूड करे, टेस्ट करे, अभिवृत्ति, स्किल्स, एबिलिटीज, जो भी रिलेटेड चीजें हैं उनको चेक करे. ठीक है. बेनिफिट क्या होंगे? बाय दीज टेस्ट कैंडिडेट आर मेजर्ड एंड प्रॉपर्ली सिलेक्टेड एंड प्लेस्ड ऑन द जॉब. ठीक है. प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क, आप काम को अच्छे से बांटोगे. डिवाइडेड, द वर्क शुड बी प्रॉपर्ली डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द एबिलिटीज, skills and aptitudes of the workers so they may feel comfortable and satisfied.
ताकि वो क्या करे, सेटिस्फाइड फील करे। बेनिफिट क्या होगा, इट मे ऑल्सो लीड हायर प्रोडक्शन, ये आपका क्या करेगा, हायर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स, इसका क्या मतलब है, IP tries to wastage of human power. It studies psychological factors causing fatigue or accident and with feasible suggestion to prevent them. ठीक है, जैसे किसी इंसान को आपने प्रेजेंटेशन के लिए रखा है और दूसरे इंसान को उस प्रेजेंटेशन को अप्लाई करने के लिए रखा है। ठीक है, जैसे प्रेजेंटेशन क्या कि आपने बनाया इस तरीके से कोई सर्टेन बिल्डिंग बनेगी और दूसरे इंसान को आपने रखा है कि वो बिल्डिंग बनाएगा, तो जरूरी नहीं है जो इंसान बिल्डिंग को प्रेजेंट करे, मॉडल को प्रेजेंट करे, वो बिल्डिंग को बना भी पाए। ठीक है, जैसे जो आर्किटेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, बिल्डिंग को प्रेजेंट करते हैं ना, वेरएस जो सिविल इंजीनियर होते हैं वो बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो दोनों के काम अलग अलग है। बेनिफिट क्या होगा, टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन एंड मोरल आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस, मोटिवेट करेंगे ये उन तकनीकों को। प्रमोटिंग लेबर वेलफेयर, इसमें क्या होगा, इट प्रमोट्स द वेलफेयर ऑफ द लेबर बाय इंट्रोड्यूसिंग adequate working environment through which job satisfaction, work efficiency increase and also state the provisions of higher incentives. Higher incentives मिलेंगे। ठीक है, जब आप काम अच्छे से करोगे, इंसेंटिव इसीलिए देते हैं ना, प्रमोट करने के लिए कि ठीक है 5 लाख रुपए आपकी सैलरी है, अब आप यदि आपने इतने टारगेट को पूरा किया तो आपको इतना एक्स्ट्रा मिलेगा, तो आपका पूरा फोकस क्या रहेगा कि आपकी जो सैलरी है वो तो आपको मिली ही मिली, प्लस जो इंसेंटिव्स है वो भी आपको मिले। ठीक है, इंसेंटिव्स भी कई रूप हो सकते हैं, पैसा भी हो सकता है, प्रमोशन भी हो सकता है। बेनिफिट क्या होगा, वर्क एफिशिएंसी इंक्रीज होगी और आपको इंसेंटिव्स अच्छे मिलेंगे। एनहांसमेंट ऑफ ह्यूमन रिलेशन, ह्यूमन रिलेशन आर द रिलेशन अमंग इंडिविजुअल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड द ग्रुप बिहेवियर दैट इमर्ज फ्रॉम देयर रिलेशन। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि आपके जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन होगी वहां एक इंसान तो काम करेगा नहीं, 2 या 2 से ज्यादा लोग काम करेंगे तभी वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, तो उन दोनों के बीच एक प्रॉपर रिलेशन होना चाहिए। बेनिफिट क्या होंगे, if workers feel ease with the surrounding then automatically they get motivated and productivity will be higher. यदि आप काम कर रहे हो और आप मोटिवेटेड फील कर रहे हो तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी क्या होगी वो बहुत अच्छी होगी। ठीक है, डेवलपिंग इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, इसमें क्या होगा, IP studies the attitude of the employer and employees. Individuals differ from each others in their thoughts, thinking, behavior and other parameters. ठीक है, इसमें क्या होगा, जो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी होगी वो ये अध्ययन करेगी कि जो एटीट्यूड होगा एम्प्लॉयर का वो पॉजिटिव होना चाहिए और हर इंसान एक दूसरे इंसान से अलग अलग है, उसके थॉट्स, थिंकिंग, बिहेवियर सब चीज अलग अलग होगी। ठीक है, बेनिफिट क्या होंगी कि आपकी इंडस्ट्री को डेवलप करने में हेल्प करेगा और उन लोगों के बीच का जो भी डिफरेंसेस होंगे, रिलेशनल डिफरेंसेस होंगे, उनको मैनेज करेगा पॉजिटिवली। ठीक है, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन और अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ये डिवाइड करती है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी को, द साइकोलॉजिस्ट इंडस्ट्री वॉशिंगटन DC। ठीक है, वहां पर ये है 1959 इसका साइटेशन है। 7 मेजर एरियाज कंप्राइज किए गए ये बताने के लिए कि क्या क्या एरियाज होते हैं इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के। कहां पर, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन में, जिसको इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में डिवाइड किया गया है। इसका हेड ऑफिस कहाँ है, वॉशिंगटन DC में, और इसका साइटेशन क्या है 1959, ये तब एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, क्या इसमें साइट किया गया 7 मेजर एरियाज, कौन से, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग, मैनेजमेंट डेवलपमेंट, काउंसलिंग, एम्प्लॉय मोटिवेशन, ह्यूमन इंजीनियरिंग, मार्केटिंग रिसर्च एंड पब्लिक रिलेशन रिसर्च। ठीक है, कुछ मेजर प्रभाव है इन्फ्लुएंसेस है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के, वो क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, ह्यूपागम। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या होगा, तो इन जनरल यदि देखा जाए तो जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है ये क्या डिफाइन कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है कि इसका जो यूज होगा, किसका, यूज ऑफ द साइंटिफिक मेथड टू डिफाइन द वन बेस्ट वे फॉर अ जॉब टू बी डन। साइंटिफिक मैनेजमेंट से पता चलेगा कि ये एक लौता तरीका है, बेस्ट वे है, सबसे अच्छा वे है
जो काम को अच्छे से कंप्लीट करेगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये कॉन्सेप्ट लेकर कौन आए? फ्रेडरिक विंस्लो। कौन लेकर आए ये? फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, जिनको शॉर्ट में क्या बुलाते हैं? FW टेलर। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट कौन से साइकोलॉजिस्ट लेकर आए? फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। ठीक है, डू रिमेंबर की डोंट फॉरगेट दिस टर्म। ठीक है, दिस कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम। साइंटिफिक मैनेजमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज टेलरिज्म और द टेलर सिस्टम। इसको टेलरिज्म, टेलरवाद भी कहा जाता है और टेलर तंत्र भी कहा जाता है। किसको? वैज्ञानिक प्रबंधन को क्या बोलते हैं? टेलरवाद और टेलर तंत्र। ठीक है, इसको टेलर प्रिंसिपल भी कहते हैं, टेलर थ्योरी। फ्रेडरिक विंस्लो, इनके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे तो ये इस तरीके से वो दिखते थे। इनको वैज्ञानिक प्रबंधन का पिता बोला जाता है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये इनका डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ है, ईयर ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ डेथ 1856 से 1915। ये वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू स्टडी द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ पीपल एट बर्थ। किसी इंसान का बिहेवियर और उसका काम करने का तरीका वो जिस जगह पर है क्या होता है, he was the first person to study। ये पहले इंसान थे जिन्होंने क्या किया? इसको स्टडी किया। His two most important books, इनकी दो important books हैं जो इस थ्योरी पर काम करती हैं, जिसका नाम क्या है? शॉप मैनेजमेंट 1903 में लिखी, एंड द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो 1911 में लिखी। ठीक है, ये क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है, इसको प्लीज याद रखिएगा। है ना? आई विल प्रोवाइड यू अ लिस्ट ऑफ बुक्स जो साइकोलॉजिस्ट ने लिखी हुई है, उसको देख लीजिएगा। उसको ऑलरेडी हमने बुक में दिया है, वहां पर आप देख लीजिए। ठीक है, टेलर वाज एन अमेरिकन इन्वेंटर। टेलर कैसे इन्वेंटर थे? अमेरिकन इन्वेंटर थे और इंजीनियर थे। that applied his engineering and scientific knowledge to management and developed theory। तो क्या बोला गया? साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। ये टेलर कौन थे? एक अमेरिकन इन्वेंटर थे, ठीक है, और एक इंजीनियर थे, जिन्होंने क्या किया? अपनी इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक नॉलेज को अप्लाई किया किस पर? साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के प्रबंधन पर और उसके विकास पर। ठीक है, टेलर was a foreman for the Midville Steel Company in Philadelphia from 1878 to 1890। ये फोरमैन थे, मतलब हेड बोल सकते हैं जिसको। किस चीज के? मिडविल स्टील कंपनी के, जो कंपनी कहाँ पर थी? फिलाडेल्फिया में। और ये कब से कब तक रहे? 1878 से 1890 तक, from 1878 to 1890। अर्ली इन हिज मैनेजमेंट करियर, इनका जो प्रबंधन का करियर था स्टार्टिंग का, मींस इन्होंने, आप देखें तो इन्होंने क्या किया? इंजीनियरिंग की, देन उसके बाद इन्होंने एमबीए की। तो इनका ये जो करियर था, इसमें उन्होंने ऑब्जर्व किया दैट द वर्कर्स अंडर हिज सुपरविजन engaged in shouldering। ठीक है, the practice of deliberately working slower than one's capabilities। ठीक है, इन्होंने अपने शुरुआती मैनेजमेंट करियर में ये ऑब्जर्व किया। किसने ऑब्जर्व किया? टेलर ने। ठीक है, ऑब्जर्व किया कि ये जो वर्कर्स होते हैं उनके सुपरविजन में ये उन पर डिपेंडेंट थे। इनकी जो प्रैक्टिस करने का तरीका था वो क्या था? डेलिबरेटली, जानबूझकर अपनी कैपेबिलिटी से कम काम कर रहे थे। ठीक है, जैसे मान लिया आपको किसी चीज का हेड बना दिया किसी भी प्रोग्राम का और बोला ये 5 लोग आपके अंदर काम करेंगे, पर उन्होंने ये पाया कि आप खुद ही उसको एक्टिवली हेल्प कर रहे हो, किसी ने अपना काम नहीं किया तो आपने फटाफट उसको कर दिया। तो वो लोग क्या करेंगे? जानबूझकर उनकी जो कैपेबिलिटी होगी उससे कम काम करेंगे। इस चीज को ऑब्जर्व किसने किया? टेलर ने। ठीक है, बिकॉज द मैनेजमेंट ऑफ मिडविल स्टील had little real knowledge about the jobs performed in the plant। क्योंकि ये जो कंपनी थी मिडविल स्टील, इसको खुद में ही कम नॉलेज थी कि जो भी इनका प्लांट था वो किस तरीके से काम करेगी, एंड द प्रैक्टिस वेंट मोस्टली अनडिटेक्टेड। और जो प्रैक्टिस थी उस पर भी बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ था। अब टेलर ने क्या बोला? टेलर ने ये बोला कि साइंटिफिक मैनेजमेंट इज अ थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। जो वैज्ञानिक प्रबंधन है ये प्रबंधन का सिद्धांत है that analyzes and synthesizes work flows, जो विश्लेषण करता है और प्रभाव डालता है, सिंथेसाइज करता है। किस चीज को? संश्लेषित करता है। फोटोसिंथेसिस का कॉन्सेप्ट याद है ना आपको? किस चीज को? वर्क फ्लोज को, किस तरीके से कोई काम चलता है, with the objective of improving labor productivity, कि
जो लेबर प्रोडक्टिविटी है उसका उद्देश्य क्या होगा, उसको सुधारने के तरीके क्या होंगे। अब इसके प्रिंसिपल क्या है, तो टेलर गेव द फॉलोइंग प्रिंसिपल which are cornerstone of scientific management। तो कॉर्नर से निकलकर कुछ इन्होंने सिद्धांत बनाए जो यहाँ पर देने की कोशिश की। तो फर्स्ट वाज डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स इन प्लेस ऑफ रूल ऑफ थंब। क्या सिद्धांत दिया इनने, पहला कि जो वैज्ञानिक अध्ययन है उसका जो विकास है और उसका जो एप्लीकेशन है, प्रक्रिया है, वो क्या है, किस जगह पर उन्होंने की, रूल ऑफ थंब। जैसे आप कोई काम करते हैं तो थंब रेज करते हैं ना, एक होता है अंगूठा दिखाना, यदि अपने अंगूठे को हिला रहे हैं मतलब आप किसी को ठेका दिखा रहे हैं, पर आपने किसी को सिर्फ अंगूठा शो किया मतलब आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, ठीक है। सेकंड, हार्मनी बिटवीन मैनेजमेंट एंड लेबर। ये रूल ऑफ थंब का मतलब समझ आया ना आपको? हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो मैम, हेलो। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया रूल ऑफ थंब का? हाँ जी। ओके। सेकंड क्या है, हार्मनी बिटवीन मैनेजमेंट एंड लेबर। अब जो भी आपका प्रबंधन है और जो भी जितने लोग आपके अंडर में काम कर रहे हैं उन दोनों के बीच में एक हार्मनी होनी चाहिए, कॉपरेशन विद ईच अदर, एक कॉपरेशन होना चाहिए। मैक्सिमम आउटपुट इन प्लेस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। मैक्सिमम आउटपुट निकलना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट नहीं होना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर मैक्सिमम एफिशिएंसी। जो आपके वर्कर्स हैं वो मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ काम करें। इक्वल डिवीजन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी बिटवीन मैनेजमेंट एंड लेबर। बराबर डिवीजन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता चला आपसे बोल दिया आप ये सारा काम कर दो, हम आराम से बैठे हुए, ठीक है। मोदी जी का आपने वो वाली लाइन सुनी होगी ना कि यदि आप चाहते हो कि आपके अंडर के जो लोग हैं वो 18 घंटे काम करें तो कम से कम आपको 20 घंटे काम करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी। Implementation problems. So rather than sharing performance gain with workers through bonus, only increase the amount of work that each worker was expected to. आप अपनी परफॉर्मेंस को शेयर करो कि चलो आपने ज्यादा कर लिया तो आपको ज्यादा मिलेगा बोनस के थ्रू। इससे अच्छा ये है कि उनका जो वर्क ऑफ अमाउंट है ना आप उसको इंक्रीज करो, पर उस चीज में जो काम करने में उनको मजा आए, आप अपने काम को भी इंक्रीज करो। अनहैप्पी वर्कर्स, अब अनहैप्पी वर्कर्स क्या होंगे, मोर वर्क बट सेम पे। आपसे ओवर टाइम करवा लिया अच्छे से, जैसे हम बोलते हैं ना प्राइवेट इंस्टीट्यूट में यही होता है, पर आपको पेमेंट बहुत कम मिलेगी या फिर उतनी मिलेगी जितनी मिल रही है। इंक्रीज इन परफॉर्मेंस मीन फ्यूअर जॉब्स एंड ग्रेटर ले ऑफ्स, ठीक है। जितने भी आपने ले ऑफ किए उस जगह पर क्या हुआ, आपको सैलरी कट गई, ठीक है। कम जॉब है जो भी आप करना चाहते हो, ठीक है। डिससेटिस्फाइड विद मोनोटोनस एंड रिपीटेटिव जॉब्स। आप अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं, आपको हर रोज हर बार एक ही काम करने मिल रहा है, ठीक है। मैनेजर्स डिड नॉट केयर अबाउट द वर्कर्स वेलबींग। अब प्रॉब्लम आती कहाँ पर है, जो मैनेजर्स होते हैं उन्हें नहीं फर्क पड़ता कि जो वर्कर है उन्हें कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। वर्कर्स विद जॉब नॉलेज टू प्रोटेक्ट देयर जॉब्स इन पे। जो वर्कर्स हैं उनकी जो जॉब नॉलेज है वो जो काम कर रहे हैं और जो पे है उससे बिल्कुल हटकर है। वर्कर्स डेवलप इनफॉर्मल वर्क रूल दैट डिस्करेज हाई परफॉर्मेंस। इनफॉर्मल वर्क रूल है जो उनकी हाई परफॉर्मेंस को क्या कर रहे हैं, डिस्करेज कर रहे हैं। टेक्निक क्या है, टाइम मोशन स्टडी। वर्क स्टडी, मेथड स्टडी होगी, मोशन स्टडी होगी, ठीक है। वर्क मैनेजमेंट होगा और टाइम स्टडी होगी, सारी चीजें होनी चाहिए ना, एक काम करने का तरीका होना चाहिए। तनु जी आवाज नहीं आ रही आपको क्या? हेलो हेलो हेलो। हाँ जी अभी आ रही है आवाज? हाँ अभी आ रही है, वो डिस्कनेक्ट हुई शायद, नेट का कुछ इशू होगा। अभी आ रही मैम, ओके अभी आएगी। ठीक है। तो टेक्निक टाइम मोशन स्टडी है। टेक्निक क्या होगी कि आपको क्या करना है, मोशन स्टडी भी करनी है, टाइम भी स्टडी करनी है, कि आप क्वांटिटेटिव नहीं होना चाहिए, क्वालिटेटिव होना चाहिए, ठीक है। आप 4 घंटे कोई काम कर रहे हो फर्क नहीं पड़ता, आपने 2 घंटे किया पर पूरे मन से किया, ठीक है। अब टाइम स्टडी वाज डन बाय फ्रेडरिक
विंस्लो टेलर, ये जो टाइम स्टडी समय अध्ययन तकनीक है, ये भी किसने की? आपकी फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने। एंड मोशन स्टडी वाज डन बाय फ्रैंक एंड लिलियन गिलबर्ट। ठीक है, टाइम स्टडी किसने की? फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने। और मोशन स्टडी किसने की? गति अध्ययन किसने किया? फ्रैंक एंड लिलियन गिलबर्ट ने। ठीक है, जिनका ईयर ऑफ बर्थ है दोनों का और ईयर ऑफ डेथ है। ठीक है, तो ये पहले है आपके फ्रैंक बंकर गिलबर्ट, ये दो लोग हैं। ठीक है, फ्रैंक बंकर गिलबर्ट। और दूसरे कौन है? आपकी लेडी है लिलियन एलियन मोलर। ठीक है, लिलियन एलियन मोलर। This method is to determine the actual time for performing a particular task. अब ये जो मेथड है, कौन सा मेथड? टाइम स्टडी का। ये क्या डिटरमाइन करेगा कि आप जो भी पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर रहे हो उसका एक्चुअल टाइम क्या है। तो aims and objectives of time study to create time consciousness among the workers, to minimize and control the cost, to set a fair hourly output standard for a worker, to improve worker working conditions, to use the standard time data so as to fix a fair incentive based plan. We'll discuss this in detail. To create time consciousness among the worker, आपके वर्कर को पता होना चाहिए उन्हें कोई काम कितने समय में करना है, उन्हें पता होना चाहिए कि हाँ ठीक है कर लेंगे। टू मिनिमाइज एंड कंट्रोल द कॉस्ट, आपको जो आप कॉस्ट पर कंट्रोल कर रहे हो ना, मतलब जो भी कॉस्ट है ना उसको आपको कम करना है और कंट्रोल करना है, वेस्ट नहीं होना चाहिए कुछ भी। टू सेट अ फेयर आवर्ली आउटपुट स्टैंडर्ड फॉर अ वर्कर, एक आउटपुट क्लियर करना पड़ेगा, एक आउटपुट फिक्स करना पड़ेगा कि आपने 1 घंटे में कितना किया। हम वो बचपन में क्वेश्चन सॉल्व करते थे ना, किसी इंसान ने एक दीवार 2 दिन में बना दी, एक इंसान ने 2 दिन में बना दी, तो 4 लोग मिलकर कितने दिन में बनाएंगे। ठीक है, तो हमें समय समय पर पता होना चाहिए। फिर हम निकालते 1 घंटे में इंसान कितना काम कर पा रहा है, तभी आपको पता चलेगा ना। टू इम्प्रूव वर्किंग कंडीशन, यदि कंडीशंस अच्छी है तो जो काम 3 घंटे में हो रहा है शायद वो 1 घंटे में हो जाए। टू यूज द स्टैंडर्ड टाइम डाटा सो एज टू फिक्स अ फेयर इंसेंटिव बेस्ड प्लान, एक स्टैंडर्ड टाइम डाटा फिक्स करना पड़ेगा, एक इंसेंटिव बेस्ड प्लान फिक्स करना। प्रोसीजर क्या होगा टाइम स्टडी का? सिलेक्शन ऑफ वर्क टू बी स्टडीड, आपको जो आप काम कर रहे हो वो एवरेज तो शुरू नहीं कर दोगे ना। लाइक आप स्कूल में पढ़ाना भी शुरू करोगे तो हम लोग एक सिलेबस प्लान बना के रखते हैं ना, किस तरीके से एग्जाम होगा, किस तरीके से क्लास चलेगी, किस तरीके से टाइम टेबल क्रिएट होगा, दैट इज योर प्लान। ठीक है, ओके। प्रोवाइड नॉर्मल स्टैंडर्डाइज्ड मेथड, इक्विपमेंट एंड वर्किंग कंडीशन, जो भी आपका मेथड है उसको आप नॉर्मलाइज करोगे, जो भी आपकी इक्विपमेंट्स है, जो भी चीजें आपको चाहिए और जो भी वर्किंग कंडीशन है वो प्रोवाइड कराओगे। ठीक है, जैसे आपको बोल दीजिए आपको जाकर बच्चों को पढ़ाना है, आपके पास क्लासरूम ही नहीं है, आपके पास चौक दस्तर बोर्ड बुक्स कुछ नहीं है, काम ही नहीं करेगा। सिलेक्टिंग द एवरेज वर्कर, आपको एक वर्कर को चुनना पड़ेगा। डिवाइड द जॉब इनटू स्मॉल मूवमेंट, आपको थोड़ा थोड़ा काम देना पड़ेगा कि आप पहले इतना कर लो, फिर इतना कर लो, फिर इतना कर लो। ठीक है, ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द टाइम कंज्यूम्ड फॉर रिपीट मूवमेंट, यदि कोई मूवमेंट रिपीट हो रहा है तो आपको अवलोकन करना पड़ेगा और जो भी टाइम कंज्यूम हो रहा है उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मेक एडजस्टमेंट इफ रिक्वायर्ड, रिक्वायरमेंट है तो आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट भी करनी पड़ेगी। फिक्स द स्टैंडर्ड रेट ऑन द बेसिस ऑफ अबव फाइंडिंग, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, एक रेट फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, एडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ टाइम स्टडी, अब इसके कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान भी हैं। तो एडवांटेजेस क्या हो गई, इट हेल्प्स टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ ईच वर्कर बाय सेटिंग स्टैंडर्ड, ये अब यदि स्टैंडर्ड फिक्स करते हो तो लोगों की एफिशिएंसी का पता लगाएगा। ये हेल्प करेगा जो भी आइडियल वर्कलोड है हर कैटेगरी के वर्कर पर उसको डिटरमाइन करने के लिए। ये आपका प्रोडक्शन जो शेड्यूल है उसको सेट करेगा। ये हेल्प करेगा आपके इफेक्टिव इंसेंटिव प्लान्स को बनाने में, और जो भी कॉस्ट एक्स्ट्रा लागत यदि लग रही है तो उसको इंक्लूड करेगा। हाँ मैम 1 मिनट, ये टाइम स्टडी मतलब क्या पढ़ा रहे हो आप? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा इसमें। ओके, देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का क्या मतलब है, औद्योगिक मनोविज्ञान। जब हाँ जी, किसी उद्योग में एंटर करोगे
तो ऐसा तो नहीं हाँ है कि आपका सिर्फ काम देखा जाएगा, ये भी देखा जाएगा कि आप समय को किस तरीके से क्लियर कर रहे हो। अब यहाँ पर दोनों चीजें हैं, यदि आप कोई अपनी कंपनी खोल रहे हो तो उसमें किस तरीके से आप वर्कर को सिलेक्ट करोगे, ठीक है, आप किस तरीके से उनका पेमेंट वगैरह है, कंडीशंस वगैरह उन सबको सेट करोगे। यदि आप कुछ लीड कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, लीडरशिप वगैरह है, आप उसको किस तरीके से देखोगे, ठीक है। यदि आप किसी कंपनी में खुद से जॉब करने जा रहे हो तो आप तब भी देखोगे कि क्या ये सारी चीजें जो यहाँ पर प्रोवाइडेड है वो आपको मिल रही है कि नहीं, ठीक है। अब चूंकि इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी को मेनली जो एमबीए के स्टूडेंट हैं उनको पढ़ा जाता है, वो लोग पढ़ते हैं, पर वो लोग सिर्फ क्या पढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। लॉ फील्ड के जो लोग होते हैं वो क्या पढ़ते हैं, सिर्फ क्रिमिनल साइकोलॉजी। जो फॉरेंसिक स्टडी करते हैं वो लोग क्या पढ़ते हैं, फॉरेंसिक साइकोलॉजी। बट वी आर स्पेशली अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, इसलिए हमसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि हमको सारी फील्ड कवर करनी है। हमने स्कोप पढ़ा था ना, ठीक है। अब चूंकि स्कूल जो है एक इंडस्ट्री की तरह काम करेगा, इसलिए हमें वहां पर एक ये चीज भी देखनी पड़ेगी कि हम किस तरीके से काम करें, क्योंकि आप स्कूल में पढ़ोगे या पढ़ाओगे तो आपको लीडरशिप के काम भी दिए जाएंगे आगे चलकर। हो सकता है आपको सिलेक्शन कमेटी में डाल दिया जाए, आपका प्रमोशन ऑब्वियसली बात है हो गई होगा। वहां पर इन फ्यूचर आप किस तरीके से अपने टास्क को परफॉर्म करोगे, वो सारी चीजें यहाँ पर मैनेज की गई। और जैसे कि अभी हमने पीछे देखा, क्या देखा कि फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, इन्होंने टाइम स्टडी को बताया है और मोशन स्टडी को बताया। ये दो चीजें देखी ना, आप काम किस तरीके से करोगे, किसी काम का किस तरीके से अध्ययन करोगे, तो पहले आप उसकी विधि देखोगे, फिर आप वर्क मैनेजमेंट देखोगे, ठीक है। इन लेकिन मैम इसमें सिलेबस में काम के बारे में नहीं है जितना इसके बारे में है कि आप वर्कर को कैसे सिलेक्ट करोगे, ये वही उनकी चीजें दशा हैं, में सुधार कैसे करोगे। ये तो चीजें ये वहीं ना से निकल बिल्कुल कर आएंगी, ये अलग से बिल्कुल नहीं है, ये वहीं पर निकल कर आएगी। अभी आगे चलने तो दीजिए इसको, ठीक अच्छा है। है। तो इसमें ऐसे ये कंफ्यूज मत होइए, देखिए लिंक तोड़ देंगे ना बीच में, हमें सिर्फ इसका मेन डाटा पढ़ना है, ठीक है। ये वर्क स्टडी, मेथड स्टडी, ये तो एग्जाम में पूछेंगे नहीं। पूछेंगे क्या, टाइम स्टडी किसके द्वारा की गई और मोशन स्टडी किसके द्वारा की गई, और ये जो प्रिंसिपल है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का, इसके फादर कौन थे। पर थोड़ा बहुत हमें डिटेल जानना भी जरूरी है कि यदि टाइम स्टडी मीन्स में हिंदी में क्या मतलब है इसका। समय गति अध्ययन, अत्यंत ठीक है। ठीक है। चलिए, ऐसा ना हो मैम कि हमें पढ़ना कुछ और हम पढ़ रहे कुछ और है, ऐसा, क्योंकि ये सिलेबस में मैंने चलिए अब मोशन स्टडी क्या है, क्या हुआ अभिषेक जी। अभी आप लोगों की कन्वर्सेशन चल रही थी, आवाज गायब हो गई थी बीच में। ओके ओके आपकी तो नहीं थी, ओके, अभी ब्रेक कर रही है। ठीक है। मोशन स्टडी क्या है, अब गिलबर्ट ने डेफिनेशन दी है मोशन स्टडी की, ठीक है। टाइम स्टडी की डेफिनेशन किसने दी थी, टेलर ने, ठीक है। मोशन स्टडी की डेफिनेशन दी है गिलबर्ट ने। ये क्या बोलते हैं कि मोशन स्टडी इज द साइंस ऑफ एलिमिनेटिंग वेस्टफुलनेस रिजल्टिंग फ्रॉम यूजिंग अननेसेसरी इल डायरेक्टेड एंड इनएफिशिएंट मोशन। मोशन मतलब आप काम कर रहे हो, टाइम मतलब सिर्फ समय जा रहा है, पर मोशन का क्या मतलब है, आप काम कर रहे हो। ये एलिमिनेट करता है आपकी जितनी भी वेस्टफुल चीजें होंगी ना, उन सारी चीजों को। रिजल्ट क्या आएगा, जो भी अननेसेसरी इल डायरेक्टेड चीजें हैं, जो इनएफिशिएंट मोशन से उनको दूर करेगी, ठीक है। जैसे मान लिया इतनी देर से आप क्लास पढ़ रहे हो, ये मोशन चल रहा है, ठीक है, पर आपको पता चला कुछ भी समझ नहीं आया, जैसा कि अभी आपने बताया, टाइम तो आपका उतना ही कंज्यूम हुआ ना, पर मोशन स्टडी क्या हो गई कि आपको कुछ समझ ही नहीं आया, वो पूरा टाइम, अब उस टाइम की कोई वैल्यू बची नहीं बची। दिस इज द मोशन स्टडी, ठीक है। स्टडी हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पर पढ़ ही रहे हैं, अभी कोई प्रैक्टिकल काम तो कर नहीं रहे हैं। एम क्या है स्टडी का, टू फाइंड द परपेचुएट द स्कीम ऑफ लीस्ट वेस्टफुल मेथड ऑफ लेबर। हम ये देखिए, जब आप कोई काम करोगे तो थोड़ी बहुत चीजें आपको फायदा भी करेगी, थोड़ी बहुत वेस्ट भी होंगी,
कि हमने 40 मिनट पढ़ाया पर 5-10 मिनट थोड़ी बहुत बात भी कर ली, पर वो लीस्ट वेस्टफुल है। ठीक है, अब इसको कुछ कंपोनेंट में डिफाइन किया है, एनालिसिस ऑफ थिरब्लिक्स। ठीक है, माइक्रो मोशन, प्रिंसिपल ऑफ मोशन इकोनॉमी। अब ये क्या है, एनालिसिस ऑफ जो थिरप्लेक है वो क्या है, सो थिरप्लेक आर 18 काइंड ऑफ एलिमेंट मोशन, ये 18 तत्वों का एक मोशन है, गति है, यूज्ड इन द स्टडी ऑफ मोशन इकोनॉमी इन द वर्कप्लेस, जहां पर जो काम हो रहा है ना ये उनको लेकर चल रहा है। ठीक है, क्योंकि ये नाम था ना गिलब्रिथ, ये उन्हीं के ऊपर है। ठीक है, ये लिस्ट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे आप कोई काम पहले सर्च करोगे, फाइंड करोगे, सिलेक्ट करोगे, उसको समझने की कोशिश करोगे, उसको कुछ दिन रोक कर चलोगे, ट्रांसपोर्ट, अब जाकर कोई चीज आपको हमने बोल दिया तो आप उस जगह पर जाकर जानने की कोशिश करोगे। ठीक है, पोजीशन है, असेंबली है, यूज है, फिर डिसेंबल्ड हो रहे हैं, ये सारी चीजें चलेंगी, यही चीज मोशन में है ना। मैम जो पीछे वाली लिस्ट थी वो एक बार दिखाना। हाँ ये वाली, ये कैसे याद करेंगे? इसको याद नहीं करना है, इसको सिर्फ आपको समझना है। समझना कैसे है, इनने जो 18 एलिमेंट मोशन दिए ना, इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, बस वो ये पूछेंगे कितने मोशंस, कितने काइंड ऑफ मोशंस हैं और किसने दी है, मेन ठीक चीज है, आएगा किसने दी है। ठीक कितनी है, दी है? अब गिलब्रिथ ने दी 18 है। तरह के भाव होते हैं आपके अंदर किसी काम को करने हाँ, के, उस भाव में से आप किस तरह से काम करेंगे वो एक किसने तरीका किसी दिया काम करेंगे, एग्जैक्टली। ठीक है, हाँ ठीक है। अब ये आपका काम करने का तरीका है, किसी कंपनी में आप, किसी इंडस्ट्री में आप किसी तरीके से काम करेंगे ना, किसी कारखाने में, मेनली यहाँ पर कारखाने को लेकर बात की गई है। ठीक है, हाँ हाँ माइक्रो मोशन स्टडी क्या है, इसको ऐसे डिफाइन किया गया है, द फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ एन ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ अ हाई स्पीड मूवी कैमरा इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द अननेसेसरी मोशन इन्वॉल्व्ड इन द ऑपरेशन एंड बैलेंसिंग द नेसेसरी मोशन। माइक्रो मोशन को क्या बोला गया है, माइक्रो मोशन जो स्टडी है उसका क्या मतलब है, उसका मतलब ये है, जो फंडामेंटल, जो बेसिक तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं किसी ऑपरेशन के, किसी काम को करने के तरीके के, उसको आप इस तरीके से करोगे जैसे बोले ना मैडम जल्दी जल्दी समझा दो आप, यानी कि जो बीच की बेस चीज है वो अपने आप ही निकल जाएगी। हाँ ठीक है, द एलिमेंट आर एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट्स ऑफ TMU। ठीक है, टाइम मोशन यूनिट जिसको हम बोलते हैं, वो क्या होगी, 0.03 सेकेंड, 36 सेकेंड। ठीक है, जो एलिमेंट होगा उसको आप कितनी यूनिट में एक्सप्रेस करोगे, तो 1 TMU इज इक्वल टू कितना होगा, 0.036 सेकेंड। ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कि आप माइक्रो मोशन स्टडी को जब आप काउंट करोगे उसका जो एक्सप्रेशन होगा, तो 1 एक समय, गति, यूनिट, इकाई बराबर कितने सेकंड होंगे, कितना टाइम काउंट हो रहा है, 0.036 सेकंड। It enables greater detailing than eye observation, provides greater accuracy than pencil paper and stopwatch technique। ठीक है, आप स्टॉपवॉच से काउंट करोगे ना, ये तो आप लिखोगे पेंसिल से कि इतना टाइम हो गया, ये हो गया, ये हमने ये काम कर लिया, या फिर आप स्टॉप वॉच से टाइम को काउंट करोगे। ठीक है, अब इसके प्रिंसिपल क्या है मोशन इकोनॉमी के, लॉ ऑफ मोशन इकोनॉमी सजेस्ट वेज टू डू द वर्क विद मिनिमम फैटिग एंड टाइम। कम परेशानी हो गई, फैटिग मतलब घबराहट कम हो रही है, समय भी कम लग रहा है। ठीक है, गिलब्रिथ जो है इन्होंने ये सिद्धांत दिया है, रूल दिया है किसका, मोशन इकोनॉमी का। ये क्या बोलते हैं, आपके दोनों काम एक समय पर, दोनों हाथ आपके एक समय पर काम करने चाहिए और एक ही समय पर आराम भी करने चाहिए। दोनों हाथ एक समय पर शुरू होने चाहिए और एक ही समय पर एक ही रूप में खत्म होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप थकोगे बराबर, आपका दिमाग काम कर ही रहा है। Motion of arm should be in opposite and symmetrical direction instead of in the same direction and should be made simultaneously। ये अपने आप काम करने चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं आप खुद को वायरस समझ लो। वायरस कौन, वायरस याद आ रहा है किसी को? हाँ जी हाँ, वायरस। कौन सा वायरस?
वायरस वही इडियट वाला वायरस। हाँ, 3 इडियट वाला वायरस कि आप दोनों हाथों से लिखना नहीं शुरू कर दोगे, पर फिर भी आपके दोनों हाथ एक साथ काम करना शुरू होंगे आपके दिमाग के साथ। आप ये नहीं कर सकते आपने 1 घंटे राइट हैंड से लिख लिया फिर आप थक गए आप लेफ्ट से लिखना शुरू कर। ठीक है, all materials and tools should be so located to permit proper sequence। आपके जो भी मटेरियल्स है वो प्रॉपर सीक्वेंस में होने चाहिए। ठीक है, जैसे आप ये देखिए दोनों हाथ एक साइड से ही काम कर रहे हैं ना। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मोशन इकोनॉमी, ये देखिए एक ही तरीके से काम कर रहे हैं। ये जो भी हमने बताया ना दोनों हाथ एक साथ काम करने शुरू होने चाहिए, एक साथ काम करने बंद होने चाहिए, ये चार्ट है जिसमें से कुछ भी नहीं आएगा, बस आप समझ लीजिए थोड़ा। अब मोशन स्टडी, जैसे हमने टाइम स्टडी के कुछ फायदे नुकसान पढ़े थे, वैसे मोशन स्टडी के कुछ फायदे नुकसान है। ये आपके प्रोडक्शन को कम करेगा, सॉरी बढ़ाएगा। मोशन स्टडी क्या करेगा, आप उतने टाइम में यदि काम भी उतने ही कर रहे हो तो ये क्या करेगा, आपकी मोशन प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा। जैसे 1 घंटे की क्लास में आपने सच में बिना फोन छुए, बिना अपना इधर उधर ध्यान भटकाए पढ़ा भी 1 घंटे है तो आपको ज्यादा से ज्यादा याद होगा। ठीक है, इसने क्या किया, आपके प्रोडक्शन को बढ़ाया। इट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स बाय रिड्यूसिंग फैटिग एंड मैनुअल लेबर, कि आपकी घबराहट को कम करेगा, कि जो भी प्रोडक्शन का कॉस्ट है उसको कम करेगा। ठीक है, टू इम्प्रूव द वर्किंग कंडीशन, आपकी वर्किंग कंडीशन को भी सुधारेगा। डिसएडवांटेज क्या होगी, कि आपकी जो भी क्रिएटिवनेस है ना उसको कम करेगा, कि आपको जितना बताया बस आपको उतने करना, कुछ एक्स्ट्रा करने का आपको मौका नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, ये कुछ सर्टेन पैटर्न को बताएगा और आपको बस उसी में काम करना है। इफ एम्प्लॉयड टास्क बिकम मोनोटोनस, कि आपको यदि एक ही साथ काम करना है तो। ठीक है, अब देखिए जैसे दोनों हाथ एक साथ काम कर रहे हैं तो क्या इस काम के अलावा कोई और काम एक साथ कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि आपके दोनों हाथ और दिमाग एक ही जगह एक ही काम पर लगा हुआ है। ठीक है, इसलिए आप यहाँ पर बस एक ही काम कर सकते हैं, मतलब क्रिएटिविटी यूज नहीं कर सकते कि चलो इसके साथ हम कुछ और भी कर लें। ठीक है, इट डज नॉट टेक इनटू कंसीडरेशन द डिफरेंसेस इन द एफिशिएंसी ऑफ वेरियस वर्कर्स। ये नहीं समझेगा, जो मोशन स्टडी है ना ये नहीं समझेगा कि आपका कितना दिमाग चल रहा था, बस आपको जितना बोला है आपने उतना करना है। अब एक कंपैरिजन ले लेते हैं, इन दोनों में अंतर क्या है, मोशन स्टडी और टाइम स्टडी में। गति अध्ययन और समय अध्ययन, स्टडी मतलब पढ़ाई की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, अर्थ सबसे पहले इसका मीनिंग देखते हैं, अब ये पूरा क्लियर करेगा, जितना हमने पीछे पढ़ा ना ये सारी चीजों को क्लियर करेगा। मोशन स्टडी का क्या मतलब है, इट रिलेट्स टू वॉचिंग एंड रिकॉर्डिंग द मूवमेंट्स ऑफ वर्कर। ये किस चीज से संबंधित है, आपके अंदर जो वर्कर काम कर रहे हैं या आप जिन लोगों के अंडर काम करोगे तो ये आपकी जितनी भी गतियां हैं ये उन पर ध्यान देगा, उनको रिकॉर्ड करेगा और उनको ऑब्जर्व करेगा, है ना। पता चला आप बोलो कि नहीं मैडम हम तो 3 घंटे से एक ही क्लास में हैं और प्रिंसिपल बोले नहीं मैडम हमने आपको 3 घंटे से देख रहे हैं, आप सिर्फ बच्चों से बतिया रही हैं, पढ़ा कुछ नहीं रहे। ये आपकी मोशन स्टडी है। क्लियर हो रहा है? हाँ जी। ओके। टाइम स्टडी, इट इन्वॉल्व्स केयरफुल मेजरमेंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू डू द डिफरेंट पार्ट ऑफ जॉब। ये देखेगा कि आप कितने टाइम से वो काम कर रहे हो और उस टाइम में आपने कितने और काम कर लिए, डिफरेंट पार्ट ऑफ जॉब। ठीक है, जैसे आप क्लास पढ़ते पढ़ते समय खाना भी बना लो, क्या पता चला आपके कोई गेस्ट आ गया आप उनको भी डील कर लो, क्या पता चला आप कुछ और भी देख लो। ये टाइम स्टडी है कि आपने किस तरीके से टाइम अपना मैनेज किया। नेचर क्या है, इट इज कंसर्न्ड विद मिनिमाइजेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑपरेटर। ये मिनिमाइज करेगा आप जो भी काम कर रहे हो ना उसको। एक बार में आप एक ही काम कर पाओगे ना, या तो आप पढ़ा रहे हो तो आप पढ़ा पाओगे, या फिर आप कोई स्टोरी सुना रहे हो तो आप वो स्टोरी सुना पाओगे, फिर बोलोगे चलो 40 मिनट ओवर। ठीक है, इट इज कंसर्न्ड विद इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर। ये दूसरा क्या बोल रहा है, जितने टाइम आप काम कर रहे हो वो उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा, कि आपने 40 मिनट पढ़ाया है तो आपने पढ़ाया ही होगा ना। ठीक है, टाइम स्टडी आपकी क्वांटिटी की बात कर रहा है और मोशन स्टडी आपकी क्वालिटी की बात कर रहा है। ठीक है, टाइम स्टडी आप 5 घंटे से काम कर रहे हो, टाइम मोशन स्टडी आपने 5 घंटे में इतना ही काम कर पाया, मतलब इतनी देर आप सो रहे थे। पर्पस, द पर्पस ऑफ मोशन स्टडी इज टू डिटरमाइन द बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब। मोशन स्टडी में आप खुद से फाइंड कर सकते हो कि आप किस तरीके से बेस्ट तरीके से अपने
काम को करो, आप फ्री हो अपने काम को करने के लिए। टाइम स्टडी, आपके पास इतना ही टाइम है। द पर्पस ऑफ दिस स्टडी इज टू डिटरमाइन फेयर डेज वर्क। आपके पास कोई काम करने के लिए सिर्फ सोमवार से शनिवार तक का ही टाइम है। संडे को आप स्कूल ही नहीं जा रहे हो तो आप कैसे वो काम करोगे? मीन्स आपके पास टाइम नहीं है। ठीक है। टेक्निक, टेक्निक क्या है? एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ 2 मिनट ब्रेक। पानी वानी पी लीजिए आप लोग भी। तो शायद रिसीव कर गई। हेलो, एक सेकंड, हाँ जी मैम। चलिए। टेक्निक क्या है? तकनीक क्या है? इट इज कंडक्टेड विद अ मूविंग कैमरा, वेयर एज जो टाइम स्टडी है ये क्या किस चीज से कंडक्ट हो रहा है? स्टॉप वॉच से। आप क्या काम कर रहे हो वो हम देखेंगे ना, कैमरा से मूव करेगा, इन्विजिलेट करेंगे, स्पाई करेंगे और कुछ भी कर सकते हैं। स्टॉप वॉच हम बस टाइम देख रहे हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मोशन स्टडी, गति अध्ययन, और टाइम स्टडी। ठीक है, समय का अध्ययन। क्लियर हुआ? हाँ जी। आप मैम इसके कॉम्बिनेशन में चलते हो दोनों के, मोशन स्टडी और टाइम स्टडी। मतलब आप जैसा बिजी रहते हो, आप दोनों चीजें एक साथ मैनेज करते हो ना, दोनों स्टडी को लेके चलते हो ना। हाँ बिल्कुल। नॉर्मल। चलिए, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच क्या है? मानव संबंध उत्पादों। ठीक है, ये इसकी अप्रोच है। अब लगेगा आपको कि हाँ कुछ सिलेबस से मिक्स हो रहा, पढ़ रहे हैं। ठीक है, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच क्या है? अरे हो जाता है। देखिए, अब जिनने सिलेबस बनाया वैसे सारी चीजें भी यदि डाल देंगे ना तो लोग डर जाएंगे। उनका जो यदि लग रहा होगा ना कि हाँ ठीक है चलो हो जाएगा, तो वो पहले ही निगेटिव चले जाएंगे। ठीक है। हाँ कुछ मैम ये क्या नाम, अभी वो हो गया ना, जल्दी से एग्जाम है तो इसमें बहुत ज्यादा पजल से हो रहे हैं कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े। आप परेशान क्यों हो रहे हो? तो आप बस वो पढ़ो ना जो आप पढ़ा रहे हैं। देखो, ट्रस्ट तो आपको करना ही पड़ेगा, वरना आप यदि कंफ्यूज रहोगे तो फिर हमने आपको कंफ्यूजन वाला बताया था, स्ट्रेस और डिप्रेशन। 2 दिन से स्ट्रेस और डिप्रेशन पढ़ रहे हैं हम लोग, हाँ जी। है ना? कि आप ट्रेन में बैठ गए, आपको पता है ये ट्रेन अपने टाइम तक पहुंचेगी, फिर भी आपको डर लग रहा है बीच में एक्सीडेंट ना हो जाए। हाँ, इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी। मतलब मैम जो पढ़ा रही हैं उसको डेडिकेटली पढ़ लो, बस इसी में पार हो जाएंगे, है ना? क्यों तनु जी? हाँ जी। हाँ, आप जो पढ़ा रही हैं ना, आप उसको नोट्स को बस माइंड में इंक्रिप्ट कर लो, बस वो हो जाएगा मैम काम। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन तो इस बात में है कि कहीं से कुछ भी पढ़े, उसमें कुछ चाइल्ड साइकोलॉजी का पार्ट है, कोई वैसे एबनॉर्मल साइकोलॉजी का पार्ट है। अब यही नहीं समझ में आता कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े। ओके, तो हमारा दूसरा उपागम, जिसको हम बोलते हैं क्या है? मानव संबंध उपागम, यानी कि ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। ये दिया किसने है? हॉथोर्न ने। इसको हम क्या बोलते हैं? हॉथोर्न एक्सपेरिमेंट, हॉथोर्न के प्रयोग। द ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट बिगिन विद द हॉथोर्न, ठीक है, हॉथोर्न एक्सपेरिमेंट। ठीक है, द हॉथोर्न स्टडीज, ये स्टडी करते हैं, which were conducted by Elton Mayo and Fritz Rothschildberger। देखो, खाने की चीजें भी मिल रही है कितनी अच्छी इसमें। मूड बनाओ, हाँ अच्छा जी। सा खाओ, बढ़िया मस्त रहो। ठीक है, कब ये कौन सी सेंचुरी में आई? 20s में आई, 1920, with the workers at the Hawthorne plant of the Western Electric Company, Chicago। टाइम्स मोशन स्टडी कौन सी कंपनी में आया था? जो टेलर थे वो कहाँ पे काम किए थे? फिलाडेल्फिया।
कहाँ पर काम किए थे? फिलाडेल्फिया स्टील कंपनी थी उनकी, ठीक है। स्टील, चुराने वाला स्टील नहीं, स्टील इस्पात जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो हाथोन, ये जो नाम है, प्रयोग है, प्रयोग का नाम दे दिया हाथोन। जैसे वहां पर टाइम स्टडी दे दिया, टाइम मोशन स्टडी दे दिया, यहाँ पर हाथोन स्टडी दे दिया। अब हाथोन नाम सुनकर कंफ्यूज मत होना, बस इतना जान लो ये ह्यूमन रिलेशन अप्रोच का प्रयोग करने का तरीका है, जिसको कंडक्ट किया इल्टोन मायो ने और फ्रिट्ज रोइटसिलबर्गर ने, ठीक है, रोइटसिलबर्गर ने। इन द 1920s कब किया? 1920 में, विद द वर्कर्स एट द हॉथोर्न प्लांट। ये वहां के प्लांट का नाम है, वो स्टील प्लांट था। कहां पर? वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी, शिकागो, ठीक है। दिस कंपनी फेसेस द प्रॉब्लम। अब देखिए, क्योंकि हम इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम सिर्फ इंडस्ट्रीज, ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज के बारे में पढ़ेंगे। एज यू बोथ will join a school, that's why I am putting somewhere school as an example, ठीक है। क्योंकि ये इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी है और आप दोनों एक स्कूल ज्वाइन करेंगे, इसलिए हम ऑर्गेनाइजेशन में स्कूल का एग्जांपल ले रहे हैं बार बार, जबकि ये सिर्फ कारखानों के बारे में, जो भी मिल्स और ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, उनके बारे में बात कर रहे हैं। लेबर तो वहीं पर होंगे ना, आप लोग स्कूल में काम करोगे तो आप लोग लेबर थोड़े ना होंगे, आप लोग एम्प्लॉयज होंगे, ठीक है, वर्कर्स हो गए। बट हाँ, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि लेबर है, जनता के सेवक। सो दिस कंपनी फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ वर्कर्स डिससैटिस्फैक्शन। ये कंपनी वर्कर की कौन सी प्रॉब्लम को फेस कर रही थी? असंतुष्टि, जॉब सेटिस्फैक्शन। आप लोगों ने प्रैक्टिकल किए होंगे जॉब सेटिस्फैक्शन पे, टेस्ट पेपर सॉल्व किए होंगे। ऑल्दो दे प्रोवाइड वेरियस फैसिलिटीज, ये बहुत सारी फैसिलिटीज भी दे रहे थे, जैसे पेंशन स्कीम, sickness benefit, sickness benefit etc. which resulted into loss of production। ये सारी चीजें दे रहे थे। क्या क्या दे रहे थे? चलो आपको पेंशन भी देंगे हम, आप बीमार होते तो उसका आपको फायदा भी देंगे, पर फिर भी चूंकि जो वर्कर थे वो अपने काम को लेकर डिससैटिस्फाइड थे, कंपनी प्रॉब्लम फेस कर रही थी, करेक्ट, ठीक है। जैसे आप किस चीज के लिए ज्वाइन करोगे? एज ए टीचर ज्वाइन करोगे, ठीक है, पर वहां पर होगा क्या? पढ़ाने दिए ही नहीं जा रहा है आपको, पढ़ाने के अलावा आपसे सारे काम करवाए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या हो जाओगे? डिससैटिस्फाइड हो जाओगे, भले आपको कुछ भी मिल रहा हो। Now it became necessary through investigation of the problem of low productivity। अब जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो ये क्या बन गया? एक लो प्रोडक्टिविटी की समस्या बन गई। And to find out the relationship between production and the various factors of efficiency। और ये फिर से एक प्रॉब्लम बन गई, किन किन चीजों के बीच में कौन सा संबंध ये स्थापित करने लगी? जो भी उत्पादन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, जितनी भी वेरियस फैक्टर्स है एफिशिएंसी में, उसको लेकर। To find out the relationship between productivity and working conditions, a number of studies were conducted by Professor Elton Mayo and his researcher team, which was started in 1924। ठीक है, अब एल्टन मेयो जो प्रोफेसर थे, उनके द्वारा ये सारी चीजों का अध्ययन किया गया, काम शुरू किया गया और एक रिसर्चर टीम की शुरुआत की गई। किसके द्वारा? एल्टन मेयो के द्वारा। कब? 1924 में। कभी आपके दोस्त मिले इन फ्यूचर तो आप उनसे जानेंगे भाई तेरी सैलरी कितनी है, वो बोलेंगे 1 लाख रुपए पर मंथ। आप कहोगे वाओ यार, वो आप ही से बोलेंगे किस चीज का वाओ? 24 घंटे में से 22 घंटे काम करना पड़ता है। मतलब कि वो अपने काम से सेटिस्फाई नहीं है, वो फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। एंड मनी इज नॉट एवरीथिंग, इट इज समथिंग बट नॉट एवरीथिंग, ठीक है। ये पता चला आप काम में इतने मगन हो गए कि आपको फैमिली से मिलने का ही टाइम नहीं मिल पा रहा है। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या है? ये कंडक्ट कब हुआ? 1924 से 1932 के बीच में ये क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। इस प्रयोग का नाम क्या है? हॉथोर्न एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसको कंडक्ट कहाँ किया गया? वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी, शिकागो, यूएसए में। किसके थ्रू ये कंडक्ट हुआ? एल्टन मेयो, व्हाइटहेड और रोइटलिसबर्गर, ठीक है। कंपनी नहीं होगी इनकी, जॉर्ज एल्टन मेयो। अब ये लोग कौन थे? एल्टन मेयो जो थे ये एक ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजिस्ट थे। कौन थे? ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजिस्ट थे।
सोशियोलॉजिस्ट थे और ऑर्गेनाइजेशन थ्योरिस्ट थे। ये एक ऑस्ट्रेलियन मनोवैज्ञानिक थे, समाजवादी थे, मतलब सामाजिक क्या बोलते हैं सोशियोलॉजिस्ट को हिंदी में, समाजवाद का अध्ययन करने वाले थे, व्हाटएवर, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन थ्योरिस्ट थे, सिद्धांत के मतलब ज्ञाता थे, ठीक है। लेक्चर्ड एट यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड, इन्होंने अपने लेक्चर कहाँ पर दिए? क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी में। बिफोर मूविंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिनसुला, सही है, इन्होंने अपने लेक्चर कहाँ पर दिए? ओके, यदि आज तक पेपर नहीं बना होगा, यदि आज की डेट तक आपका क्वेश्चन पेपर नहीं बना होगा, तो जीके का करेंट क्वेश्चन आ सकता है अल्बर्ट बंड्यूरा के बारे में। आज उसका है। ठीक है, यदि आपने इंस्टाग्राम पर चैनल फॉलो किया है तो वहां पर भी हमने अपलोड किया, प्लस हमने ग्रुप में भी अपलोड किया, टेलीग्राम चैनल पे देख लीजिएगा। हाँ जी किया था। ठीक है, अल्बर्ट बंड्यूरा के बारे में आ सकता है, ठीक है। स्पेंड, इनके बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा पूरा डिटेल में। स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज करियर एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, इतना पूरा डिटेल में नहीं पूछेंगे, बस इतना पूछेंगे ये कौन थी, ठीक है, और इन्होंने अपने लेक्चर कहाँ पर दिए, ठीक है। हाँ, मेन चीज, he is also known as the founder of human relations movement, ये जो भी मानवीय संबंध थे ना उसके फाउंडर थे, ठीक है। ओके, अब फ्रिट्ज के बारे में बात करते हैं, तो ये सोशल साइंटिस्ट थे, ये साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, ये कौन थे? सोशल साइंटिस्ट थे, ठीक है, समाज वैज्ञानिक एंड मैनेजमेंट थ्योरिस्ट थे, ठीक है, प्रबंधन शास्त्री थे ये। ही वाज आल्सो द प्रोफेसर ऑफ हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, ये कहाँ के प्रोफेसर थे? हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के, जबकि बायो कहाँ के प्रोफेसर थे? क्वींसलैंड के, ठीक है। वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी, ये कुछ इस तरीके की थी। ग्रेन बॉटर, a telephonic industry supply company founded in 1869 by Isha Gray and Anna Barton, ये इनकी कंपनी थी, ठीक है। किसके द्वारा ये बनी थी? ईशा ग्रे एंड एनस बॉर्टन ने इनको बनाया था। ये कौन सी इंडस्ट्री थी? टेलीफोनिक इंडस्ट्री थी, जिसका फाउंडेशन कब हुआ? 1869 में। 1872 में क्या हुआ? इस कंपनी का नाम चेंज हो गया, और कंपनी का नाम क्या हो गया? सब मैम मुझे कंप्लीट डिटेल्स पूछनी है, क्वेश्चन आता है कि कंप्लीट डिटेल्स? कंप्लीट डिटेल कंपनी की डिटेल से नहीं आता है, पर फिर भी कंपनी की स्थापना शायद पूछ ले, ठीक है, जो रिलेवेंट डेट्स वगैरह वो पूछ ले, तो हम लोग कंफ्यूज तो यही पर होंगे ना, ठीक है। ये एनुअल सेल वगैरह ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये 4 फेजेस की स्टडी करता था। पहला फेज क्या था? एक्सपेरिमेंट ऑफ एल्यूमिनेशन। इसकी स्टडी कब हुई? 1924 से 1927 के बीच में। क्वेश्चन क्या आएगा? हॉथॉर्न स्टडी कौन से 4 फेजेस को स्टडी करता है? पहला क्या हो गया आपका? एक्सपेरिमेंट ऑन इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेट करेगा चीजों, ठीक है। रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट, ये क्या करेगा? 1927 से 1928 में हुआ ये वाला अध्ययन इनका। मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम, इंटरव्यू मेथड से, ये कब हुआ? 1928 से 1930 में। बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम, ये कब हुआ? 1931 से 1932 में। इसको एज इट इज ऐसे ही नाम याद रख लीजिएगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंट ऑफ इल्यूमिनेशन, ये एक परिकल्पना है। किस चीज की परिकल्पना है? विद हायर इल्यूमिनेशन प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस, कि जो आपकी हायर प्रोडक्टिविटी है वो किस तरीके से इंक्रीज हो रही है, ठीक है। इन दिस एक्सपेरिमेंट रिसर्चर ट्राइज टू फाइंड आउट हाउ वेरिंग लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर, किस तरीके से जो इल्यूमिनेशन लेवल है वो वर्कर की एफिशिएंसी को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट आया कहाँ से? जनरल इलेक्ट्रिक, ठीक है। ये कंडक्ट किसके थ्रू हुआ? एनआरसी, नेशनल रिसर्च काउंसिल। ये क्वेश्चन बन सकता है। ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस विद इंजीनियर फ्रॉम एमआईटी, ठीक है। सेकंड क्या है? इसमें मैम कैसा क्वेश्चन बनेगा? सॉरी टू इंटरप्ट यू, इसमें कैसा क्वेश्चन बनेगा एनआईसी का? एनआईसी का ये बनेगा, जो एक्सपेरिमेंट ऑन इल्यूमिनेशन है फर्स्ट फेज, ये कंडक्ट किसके द्वारा हुआ? अच्छा, ओके, ठीक है। कंडक्टर। क्या अभी भी ये फॉलो होता है एक्सपेरिमेंट ऑफ ऑन इल्यूमिनेशन हर इंडस्ट्रीज पे, है ना? तो ये किस तरीके से कौन इसको कंडक्ट करवाता है? तो नेशनल रिसर्च काउंसिल, ओके। ये इंडिया में ना नेशनल रिसर्च काउंसिल, हाँ, है ना। इन दिस एक्सपेरिमेंट वर्कर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। पहला ग्रुप क्या है? जो एनवायरमेंटल चेंजेस पे जाएगा, है ना। सेकंड क्या है? इट वाज कंट्रोल ग्रुप, इसको नियंत्रित समूह जिसको हम बोलते हैं,
पहला है फ्री ग्रुप, स्वतंत्र समूह, और दूसरा क्या है, कंट्रोल ग्रुप। द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप वुड वर्क अंडर नॉर्मल कांस्टेंट एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। पहले ग्रुप में क्या होगा, लाइटनिंग इंक्रीज, प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस, ठीक है, लाइटनिंग डिक्रीज, प्रोडक्टिविटी डिक्रीजेस। यदि जैसे हमने आपको कंट्रोल नहीं किया, आपसे बोल दिया आज आपको ये काम करना है, यदि आपको मजा आ रहा है तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, यदि नहीं आ रहा है तो आपकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी, ठीक है। सेकेंड ग्रुप क्या बोल रहा है, लाइटनिंग एट दी वर्क स्टेशन, ठीक है। सेकेंड क्या बोल रहा है, जहां पर आप काम कर रहे थे, ठीक है, वो ऑल्टर्ड नहीं होगा आपके पहले ग्रुप के थ्रू, क्योंकि आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं ना, तो आपके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, वो आपको करना ही करना है। एक बार आपने बोल दिया आपको मजा आ रहा है, तो अब वो काम आपको करना ही करना है, ठीक है। रिजल्ट क्या होगा, सेटिस्फेक्शन। दूसरा क्या है, जो आपकी वर्क प्रोडक्टिविटी है वो एक अच्छी वो इंटेंस रहेगी, अच्छी जगह जाएगी, तो आपको क्या हो रहा है, उस काम में आप सेटिस्फाइड हो, ठीक है। कंक्लूजन क्या है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए इसके बाद ये जो सेकेंड फेजेस है ना, यहाँ से हम इसको कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ कल हम क्या पढ़ेंगे, कल एक टॉपिक और हम इंक्लूड करेंगे, इंटेलिजेंस को हमने नॉर्मल वे में पढ़ लिया था, ठीक है। कल हम इंटेलिजेंस थ्योरीज पढ़ेंगे, इंटेलिजेंट टेस्ट वगैरह हम लोग कवर कर चुके हैं, कल हम इंटेलिजेंट टेस्ट वगैरह पढ़ेंगे। अब इस टॉपिक के बाद हमारा सिलेबस कंप्लीट है, सिर्फ अब यदि जो बाहर से कुछ मॉन्स्टर कूद कर आएंगे ना एग्जाम में, हम उनको भी, ठीक है। So that's it for the day. If you have some kind of query or any kind of question, you can mail me at dubekanksha42@gmail.com.